नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना संकट के चलते देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के हालात हैं और अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू से काम चलाया जा रहा है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में कोरोना संकट से निपटने के लिए धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन की बजाय धारा 144 का सख्ती से पालन करवाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था प्रबंधन कर रही है। लॉकडाउन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन से आर्थिक चक्र प्रभावित होता है, जिसे फिर से पटरी पर लाने में समय लगता है। इसलिए उद्योगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाए जाने का निर्णय लिया गया है और लॉकडाउन की बजाय धारा 144 का सख्ती से पालन करवाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की ये लहर पिछले साल की लहर की तरह नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल रोजाना 3100 यानी 3100 मरीजों का अधिकतम आंकड़ा आया था और फरवरी आते आते ये काफी कम भी हो गया था। पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश में रोजाना 10 से 12 हजार नए कोविड मरीज आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जबकि पहले अधिकतम 3100 मरीजों की प्रतिदिन संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई थी। यानी इस बार व्यवस्थाओं को बेहतर और ज्यादा करने की जरूरत है। कोरोना को लेकर हरियाणा में व्यवस्थाओं को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर नजर डालेंगे। सवाल क्या है? क्या हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं? धारा 144 से कोरोना पर कंट्रोल हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है। और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात कैसे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर आपके मन में अगर कुछ चल रहा है तो आप कॉल करके इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको बताते हैं ये आपका अपना कार्यक्रम है। ये स्क्रीन पर जो नंबर हैं वो चल रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या आपको लगता है वो आप मंच के जरिए आम आदमी तक, सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, परिचय मैं आपसे कराता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और इस कार्यक्रम में जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उन मेहमानों की गरिमा का ख्याल रखना आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी सवाल आप पूछें, सभ्य तरीके से, सलीके से सवाल पूछें, क्योंकि आपके मन में अगर सवाल सरकार के पक्ष में है, सरकार के खिलाफ है, विपक्ष से आपको कुछ पूछना है या विपक्ष के खिलाफ आपको पूछना चाहते हैं, तो मर्यादा बहुत जरूरी होती है और उसका हम परिचय देंगे। मेहमानों का परिचय करा देता हूं। भारत भूषण ज्वाल मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। ज्वाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। रमेश बामल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बामल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में। मैं पहले भारत भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर, जिलों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उन व्यवस्थाओं के आधार पर ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और जरूरत पड़ी तो बेहतर करेंगे, लेकिन धारा 144 से ही काम चल जाएगा, आगे लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्या दावा कर रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए शमशेर जी, लॉकडाउन लगाया जाए चाहे धारा 144 लगाई जाए, पालना तो जनता को करनी है और प्रशासन को करवानी होती है। यदि हम निश्चित रूप से सही तरीके से सरकारों के सरकार ने जो नियम निर्धारित किए हैं उसी के आधार पर धारा 144 का पालन करने और कोविड के जो नियम हैं, जिनको पिछले 1 साल से लगातार सरकार और सामाजिक संगठन, जो मेडिकल एसोसिएशन हैं, वो भी लगातार बता रही है जनता को, अगर निश्चित रूप से अच्छे तरीके से पालन करें तो लॉकडाउन की स्थिति तक जाने की शायद नौबत नहीं आएगी और हम अपने आप को कोरोना से बाहर निकालने में सक्षम हो पाएंगे। ऐसा हमारा और सरकार का विचार है। बामल साहब, व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है, सब कुछ बेहतर है,
और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, करेंगे। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि जो हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी बेहतर आपको नजर आती हैं, और उनमें अगर आपको लगता है सुधार करने की गुंजाइश है तो फिर क्या हो सकता है? शमशेर जी, इस टाइम जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, आप देखिए कि आज मैं बड़ी देर से एक सज्जन सिंह पेशेंट एडमिट है जींद इमरजेंसी में, जी। और इसने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को रेमडेसिविर और मेरे को बेड चाहिए आईसीयू में। 90% तक उसका लंग्स डैमेज हो चुका है। और मैंने अभी सीएमओ से भी बात करी है, मनदीप जी से, कि पूछते हैं इसकी एज कितनी है। तो वहाँ पे लोगों को एक्चुअली में वहाँ को मेडिसिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जो इस ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है वो सबके सामने है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को 1 साल पहले इस चीज का सिचुएशन के लिए आगाह किया गया था कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, चिकित्सा के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, रादर के अपनी रैलियों पे ध्यान दिया है। अभी आप देखिए कि जब भी कहीं इलेक्शन होता तो शमशेर जी उससे पहले कोई टेस्ट नहीं होते। ये तो है नहीं कि 3-4 लाख पेशेंट एक दिन में तो आने शुरू नहीं हुए। आईपीएल हो रहा है, वहाँ पे कोई बैन नहीं है। यहाँ 112-144 लगा के सरकार क्या साबित करना चाहती है? सरकार ने ये कदम एहतियात पहले क्यों नहीं बरती गई? अपनी जलसों पर, अपनी रैलियों पर, एक देश का प्रधानमंत्री अपनी रैलियां करता है, सारे नेता रैलियां करते हैं, जनता की जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, उनको स्वास्थ्य से प्रति किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं देगी। चाहे कोई भी है, कोई भी दल है, सिर्फ अपनी जनसभाएं करना और अपनी पार्टी का ढिंढोरा पीटना, सिर्फ एक ही चीज रह गया। आज जनता मर रही है, आज जनता बेहाल है, रोजगार नहीं है, खाने के साधन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कुछ नहीं है। जिस तरह से आज देश की दुर्दशा हुई है, ये शमशेर जी आप सबके सामने है। और जब भी कोई इलेक्शन होता है कोई टेस्ट नहीं होते, और जैसे ये इलेक्शन नजदीक आ जा खत्म हो जाता है, उन्हें अपनी सभाएं खत्म हो जाती हैं, तो फिर एकदम वो टेस्ट शुरू हो जाते हैं। और टेस्ट होते हैं तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जो कंट्रोल से बाहर होगी, ठीक है। ऐसी जो दुर्दशा हिंदुस्तान की है, पूरे वर्ल्ड में आज सबसे जो बुरी दशा है वो हिंदुस्तान की है। उनको चाहिए लोगों को सुरक्षा दे, लोगों को दवाइयां टाइम पर दे, प्रॉपर अटेंड करें। अब ठीक है बाबल साहब, अपने पास पूरा वक्त है, चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, दर्शकों की भी बात ले लेते हैं, उनका क्या कहना है, सवाल क्या है वो भी हम बात करेंगे। मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, नीरज जगाधरी से हमारे एक पुराने दर्शक है, लगातार अपनी बात रखते हैं, अपना सवाल भी उठाते हैं। नीरज, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सर आपको और खबर फर्स्ट को धन्यवाद करता हूँ कि ये चैनल गरीब आदमी की भी आवाज उठाता है। जी शुक्रिया। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी जगाधरी भी आए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 1.5 साल से मैं अपनी बात रख रहा कि खट्टर जी अपनी सीएम प्लान टीम गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं भेजते जमनगर में। इनके शिक्षा मंत्री के पास मैं 4 बार चले गया कि मैं जिसके पास लग रहा है उसका वेतन 50,000 है और मैनेजमेंट का 3-3, 4-4 लाख रुपए है। जब मैं उनसे बात करता हूँ अपनी मैनेजमेंट से, तो वो कहते हैं कि जब सरकार तेरा वेतन 16,000 रुपए घोषित करेगी तब देंगे हम तुझे निकाल देंगे, ऐसे तुम क्या कहते हैं। तो ये जो सरकार है ये हमारा 16,000 रुपए वेतन क्यों नहीं घोषित करती प्राइवेट इंस्टीट्यूट में? मैं 3 का काम करता हूँ, फिर मैं 10वीं पास हूँ ताकि अपने बच्चे ने पाल सकूं, क्योंकि मैं इनकी जब पैसे पर आए इस वक्त चुप हो जाए सरकार से। नीरज जी, पहले तो मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, अभी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोरोना संकट चल रहा है, बाद में मैं भारत भूषण जी से पूछूंगा कि क्या उनके पास समाधान, लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूं जैसे ही सामान्य हालात होंगे मैनेजमेंट से सवाल किया जाएगा, आपको हमारी टीम का नंबर दिया जाएगा, आपके पास बाकायदा हमारी टीम का नंबर होगा, मैनेजमेंट से सवाल पूछा जाएगा और फिर वो सवाल का जवाब क्या देते हैं उस सवाल के जवाब को खबर फास्ट इस मंच के जरिए दिखाएगा। दूसरा सवाल ये कि आपने जो पूछा है वो मैं जोयल साहब से पूछना चाहता हूं। जोयल साहब, जब से हमने सवाल आपका कार्यक्रम शुरू किया तब से नीरज लगातार कॉल करते हैं, आप लोगों के संज्ञान में बात लेकर आते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अब तक हुआ क्यों नहीं है? ये आपको भी कई बार सवाल सुना होगा। जी शमशेर जी, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये सवाल नीरज जी का मेरे सामने तो कभी नहीं आया। हो सकता है हमारे कोई और प्रवक्ता उस दिन आपके साथ, अगर आप मेरी बात पर भरोसा करते हैं तो जब भी कोई कार्यक्रम, मैं बता रहा हूं, जब भी कोई कार्यक्रम हम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का या नेता नुमाइंदा या फिर किसी भी आपकी सहयोगी पार्टी का नुमाइंदा आता है तो सवाल पूछते हैं, ज्यादातर बार सवाल पूछते हैं, भरोसा देकर चले जाते हैं नेता। शमशेर जी,
जिस बात का मुझे ज्ञान नहीं है उसके मैं उत्तर कैसे दे पाऊं, लेकिन इनकी बात को जायज मान रहा हूं कि अगर इनकी शिकायत और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है तो इनका मैं नंबर, आप अपना नंबर इनको देता हूं, मैं इनके साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक करके बात करने को तैयार हूं। लेकिन मामले को देखना पड़ेगा कि इनका केस क्या है। इस प्रकार से कि वो ये कहें कि पैरिटी, कहीं डिस्पैरिटी है अगर सैलरी में या वेजेस में, तो वो डिस्पैरिटी में क्या प्रावधान है, किस कानून के अंतर्गत या किन नियमों के आधार पर इन्होंने वहां सर्विस ज्वाइन की है। कई सारी बातें हैं इसमें देखने के लिए, निश्चित रूप से बात की जानी चाहिए। और मैं आश्वासन देता हूं कि अगर नीरज जी आपका ऐसे कोई बात है आप मुझसे संपर्क करिए और मैं आपके बात के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिल्कुल हम चाहेंगे कि नीरज, हम ये चाहेंगे कि नीरज जी सीधा संपर्क भारत भूषण जी से करें, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नीरज, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो भारत भूषण जी से आप सीधे बात कर सकते हैं। मेरे साथ एक दर्शक और है, हिमांशु कुरुक्षेत्र से। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की एक स्टडी आई है, उसमें ये बताया गया है कि कोरोना 12 से 15 मई तक पीक पे होगा, हर दिन 10 से 15 लाख केस आएंगे। तो इससे सरकार की क्या पॉलिसी है कि वो इससे निपट पाएंगे जिस हिसाब से आज के हालात है? ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, दुकानों में जाके ऑक्सीमीटर नहीं है, कहीं कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो सर इस सिचुएशन के लिए हम कैसे लड़ेंगे? क्योंकि कोरोना का टाइम पीरियड होता है 14 दिन के बाद या 14 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स पता चलेंगे। पर सर 14 दिन तो अगर आप 1 मई से 14 मई तक का टाइम पीरियड देखें तो तभी केस पीक पे होंगे। जी हिमांशु, शुक्रिया हिमांशु, अपना सवाल पूछने के लिए। समझ गया जो आप कहना चाहते हैं भारत भूषण जी। सवाल हिमांशु का भी आपसे ही है कि अभी पीक पर आना बाकी है, जो बात सामने रिसर्च के मुताबिक या फिर डॉक्टर्स अपनी तरफ से जो कयास लगा रहे हैं कि पीक आएगी और संख्या बढ़ेगी, उस बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए हमारे पास क्या इंतजाम है? देखिए, आपने भारत भूषण जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं एक दर्शक का और फोन ले लेता हूं, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। रमेश एक दर्शक है गोहाना से। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, कहिए। सर आवाज आ रही है? सर मेरे को आ रही है आवाज। जी रमेश जी, अपना टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें। हाँ सर, कम कर दी आवाज। बोलिए। सर ये ऐसे है, जो अभी ये लॉकडाउन लगा रखा है, जो गरीब आदमी है इतने परेशान है। 6 बजे का इन्होंने टाइम रखा है। 6 बजे वो मजदूर का टाइम होता है, दिहाड़ी वाला को, रेडी वाला, गोलगप्पे वाला, वो बहुत परेशान है। इस सरकार में जब से आई है बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी रमेश, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये अहम सवाल है और इस सवाल को लेकर कई बार हमारे पास लोगों का जो अपनी तरफ से समस्या है वो सामने आती है। शुक्रिया रमेश, ये सवाल पूछूंगा। हम एक दर्शक और हैं, कुलदीप सिंह हमारे साथ यमुनानगर से। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। हेलो कुलदीप जी, स्वागत है, बोलिए। नमस्कार जी, शमशेर सिंह जी। नमस्कार जी कुलदीप जी। सर जैसे कि आप जानती हैं, मैं आपके 6-7 महीने से 10 महीने से फोन कर रहा जी लगातार। जी बिल्कुल। और भारत भूषण के साथ मेरी बात हुई थी, इन्हें बुलाया था जी अपने ऑफिस में, मिलकर भी आया था। मेरा काम आज तक जोड़ के सदाई करनी है जी। यानी भारत भूषण जी से आपका संपर्क हुआ है कुलदीप जी, आपकी समस्या को लेकर? हाँ जी, काम नहीं है जी। 6 महीने पहले मिला था जी मैं भारत भूषण को। आपकी मुलाकात, बातचीत हुई है आपकी? बातचीत हुई है आपकी भारत भूषण जी से? हाँ जी, बात करो जी। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं भारत भूषण जी से। कुलदीप जी, भारत भूषण। हाँ जी, हाँ जी भारत भूषण जी, मैं आपके ऑफिस में आया था, आपने मिला था। मेरा काम आज 6 महीने की जी, इस बात ने मैं आज तक मेरा काम नहीं आया। शमशेर जी, मेरे पास अभी आपके 3 जो अपने दर्शक है उनके प्रश्न आए हैं। धीरज जी के बात का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया था, मैं तीनों का करता हूँ कि उनका डिस्पैरिटी ऑफ सैलरी के बारे में एक बात है, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं और वो कहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी वो मिले हैं। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि नियमों के आधार पर वहाँ पे इन्होंने ड्राइव किया, किस आधार पर सरकार के उसमें नियम क्या है, इसमें जांच करने की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के माध्यम से इनके साथ बात कि देखा जाएगा कि क्या की सरकार इसमें सरकारी नियमों के आधार पर इनको पैरिटी सैलरी में मिल सकती है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात गोहाना से सवाल है, इन बातों से मेरा पेट नहीं भरना। पेट भर, अगर आपका पेट नहीं भर रहा हूँ मैं कुलदीप जी, आपकी बात के आ रहा हूँ मैं। आपसे पहले 2 सुनिए, बात नहीं है। 2 किले क्यों मेरे खराब है, ये कोई अधिकारी देखकर भी नहीं आया, मैं दरखास्त दे देगा। आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, पहले 2 दर्शक और थे, उनका उत्तर देना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप ठीक है,
कुलदीप जी सुनिए एक मिनट, बात तो सुन लेते हैं, आपकी बात पर आ रहे हैं अभी। हाँ, आपसे पहले दो दर्शक, दूसरा हमारे दर्शक थे गोहाना से, जिन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद जो है एक प्रकार से लॉकडाउन है या बाजार बंद किए जा रहे हैं। वो लॉकडाउन तो नहीं है। बाजार में जिस प्रकार से सरकार ने सुविधा बनाई है कि जिसकी दुकान जितने बजे तक खुली रहनी चाहिए, उसमें रेहड़ियों को बंद किया गया है, क्योंकि अचानक से भीड़ शाम के समय पर रेहड़ियों पर इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो गोलगप्पे की रेहड़ी हो, किसी चाट टिक्की की रेहड़ी हो, तो उसको सरकार ने कहा इन्हें बंद करें। जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उन पे एक सुविधा दी है कि वो होम डिलीवरी के लिए लोगों को चीज दे दें और वो भी लाइन में लग करके दूरी बना करके खड़े हों। तो अगर हम इस प्रकार की सुविधाओं, अपना नियमों का पालन रमेश जी नहीं करेंगे, गोहाना वाले जो बोल रहे थे, तो फिर सरकार कैसे इसको पर निरंतरण कर पाएगी? कहीं ना कहीं तो हमें देखिए, सारा दिन अगर काम करने के लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, तो इसलिए कि सबकी सुविधाओं में ध्यान रखकर, ग्राहक की भी, जनता की भी, दुकानदार की भी, छोटे रेहड़ी वालों की भी, सबको ध्यान में रखकर लॉकडाउन नहीं लगाया गया। तो कृपया हम ये मान के चलें कि हमें सरकार के लिए जो नियम बनाए हैं, वो हमारे लिए बनाए हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। जल्दी से मैं कुलदीप जो पूछना चाहते हैं उसके सवाल। कुलदीप जी, आपकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपका जो मामला था वो एक जोहड़ से पानी के साथ निकालने वाला जो मामला था, मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की थी। उसमें जो टेक्निकलिटी है, उसके आधार पे जो आपके यहाँ टेंडर भी हुआ था, लेकिन टेक्निकलिटी के आधार पे वो टेंडर बनता नहीं था, वो नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने आपसे बात करने के कारण, आपकी जो शिकायतें भी थी, आपका एक प्रकार से वाद विवाद भी वहाँ अधिकारियों के साथ हुआ था, और आपके साथ मैंने सामने बातचीत और आपकी सेटिस्फेक्शन उस आधार पर कराई थी। किसी भी अधिकारी ने कहा था कि किसी न किसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि उस जोहड़ के पानी में जहाँ आपको नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि टेक्निकलिटी के आधार पर वो काम ऑन रिकॉर्ड नहीं ब्रजभूषण जी, गलत जवाब दे रहे आप। उसपे अधिकारी ने, भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी ने मेरे पास आया था, अभी जोड़ का पानी काट, मैंने अपने खेतों में पानी काट दिया जी, और उसके बाद 2-3 दिन जोड़ में जेसीबी चली, उसकी वीडियो बनाई, उन्हें फोटो उतारी, उसके बाद काम बंद कराया गया। और मैं 1 साल से लग रहा जी, जून में लग गया था जी, 26 जून ने पहली दरखास्त सीएम विंडो का दी थी। ठीक है, मैं चाहूंगा कुलदीप सिंह जी, देखिए ऐसे टेक्निकलिटी और फिजिबिलिटी, भारत भूषण जी, जो नुकसान कुलदीप को हो रहा है या फिर देश के किसी किसान को हो रहा है, उस नुकसान का हल निकालना बेहद जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि इस समस्या का निजात होना चाहिए, समस्या का हल निकलना चाहिए। देश का कोई भी नागरिक, कोई भी किसान अगर उसके सामने कोई समस्या खड़ी है, तो उस समस्या का हल करने का काम प्रशासन का बनता है, सरकार का बनता है। उसको लेकर के, कुलदीप की समस्या को लेकर के सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, प्रशासन क्या काम करता है, ये सवाल अभी बना हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लगातार चर्चा जारी है कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, कोरोना से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्या प्रदेश में धारा 144 से काम चलेगा, लॉकडाउन की जरूरत प्रदेश में पड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं,
या डॉक्टरों से किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। लॉकडाउन नहीं, धारा 144 काफी है, ये आज चर्चा का विषय है सवाल आपका में। मेरे साथ भारत भूषण जयाल, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ रमेश बामल, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। बामल साहब ने कुछ सवाल किए थे भारत भूषण जी, उन सवालों का जवाब आपसे चाहूंगा और उसके बाद रमेश जी के पास। रमेश जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे पहले इनसे जवाब ले लेता हूं जो आप छोटी जी ठीक है बोलिए। सर ये छोटी सी रिक्वेस्ट है पहले मेरी। हाँ एक पेशेंट है जींद में जी एंड वो बहुत कुछ समस्या में है। अभी भी बीच में फोन आया उसका कि डॉक्टर टाल मटोल कर रहे हैं, उसको रेमडेसिविर जो दवाई है वो उसको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और आईसीयू में पूरा परिवार वहाँ पे जींद हॉस्पिटल में इस टाइम ट्रबल में है। तो मेरी भारत भूषण जी से ब्रदरली एक रिक्वेस्ट है कि उस आदमी की हेल्प करें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाएं। जी बामल साहब, ये सवाल भूषण साहब आपसे पूछ रहा हूँ और इस वक्त देखिए हम वाद विवाद नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये चाहेंगे कि समस्याओं का निदान जल्द होना चाहिए। जींद में एक समस्या आ रही है, बामल साहब कह रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात वो लोग कर रहे हैं, कितना जल्दी मदद मिलेगी हम चाहेंगे कार्यक्रम जैसे संपन्न हो, इस पर काम होना चाहिए। रमेश जी सुनिए, सभी जिलों के जो सीएमओज हैं और उसके बाद जो इसमें हमने जो हमारे ड्रग ऑफिसर हैं उनको ये हिदायत सीएम साहब ने स्वयं दे रखी है भी रेमडेसिविर जो अपना इंजेक्शन है वो एक ही जगह पर रहेगा और कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किसी प्राइवेट जगह से डॉक्टर से मेडिकल हॉल से बिकेगा नहीं। बिल्कुल ड्रग कंट्रोल के अंदर वो उसी हॉस्पिटल को दिया जाएगा जहां पर जिस प्रकार से हमने कोरोना के वार्ड या कोरोना के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए निर्धारित कर रखे हैं और ये भी निर्धारित कर रखा है कि उसमें वो इंजेक्शन प्रायोरिटी के रूप में उन्हीं को पहले दिया जाएगा जिसको डॉक्टर या कंसर्न सीएमओ जो है ये रिकमेंड करेंगे कि इसको सबसे पहले मैंने अभी सीएमओ से अभी बात की, मैंने सीएमओ से मुझे तुरंत और वो मेरे को कहते हैं कि उसकी एज बताओ पहले, तो एज बता दी उसके बाद कह रहे मैं कर रहा हूँ, अभी भी वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो आप एक आदमी क्या मरने के बाद आप उसको दवाई दिलाएंगे? बात तो उसको मेडिकल वाले क्या मौत के बाद देंगे? क्रिटिकल सिचुएशन अभी सही है उसको। और वहाँ पे जो सीएमओ, मैंने खुद बात की अभी सीएमओ से, मेरे पास नंबर है, मैंने कहा उसको आप हेल्प करें। और कांग्रेस के वॉलंटियर हर जिले में 20 आदमी है कांग्रेस के हर जिले में, जो पेशेंट की वॉलंटियर जो हेल्प करते हैं जाके उनकी सिर्फ आप उनकी हेल्प करिए। ठीक है, मैं बामल साहब भारत भूषण जी पूछ रहे हैं कि आपको सीएमओ ने क्या जवाब दिया, वो पूछना चाह रहे हैं। सीएमओ ने जवाब दिया जी आप मेरे को नंबर दे उसका, मैं कुछ करता हूँ। और अभी उस बात को पूरा 1 घंटा हो गया, अभी भी सिचुएशन सेम है और वो ये कहते हैं कि जो अभी पेशेंट का भी फोन आया था कि वो टाल मटोल कर रहे हैं। रमेश तुरंत आप मुझे आप अभी सीएमओ का नंबर दे दीजिए, मैं अभी तुरंत 10 मिनट के बाद जैसे समाप्त होता खुद बात करूंगा और आपको तुरंत इसका जवाब दूंगा कि जी बामल साहब बिल्कुल नंबर बताइए। हाँ सीएमओ साहब का नंबर बताइए। हाँ जी नंबर नोट करें जी। नंबर है जी 702 जी 781 जी 2024। निश्चित रूप से मैं अभी बात करके सीएमओ साहब से तुरंत बात करूंगा कि जब इस प्रकार बल्कि मैं भी ये चाहूंगा कि वक्त बहुत कम है, मैं कार्यक्रम को भी 2 मिनट पहले खत्म करने की तैयारी में हूं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, हम कार्यक्रम जरूर संपन्न कर देंगे, पहले कर देंगे। मैं शुक्रिया करूंगा दोनों का। और ये इस तरह की चर्चाएं रोज करते रहे, लेकिन पहले जो मरीज है उसका इलाज होना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बामल साहब आपका भी, जयाल साहब आपका भी, क्योंकि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सीएमओ से फोन पर बात करके जिस मरीज को, जिस पेशेंट को तुरंत सहायता की जरूरत है वो मिलनी चाहिए, कोई टाल मटोल ना करे। ये बहुत जरूरी आज के दौर में। अगर कहीं पर इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं तो वो भी हम गुजारिश करेंगे कि पहले स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए मरीज को, और ऐसे में एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर सकता है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं, कार्यक्रम हम पहले भी खत्म कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में बेहतर हो
और जो भी मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं उन तक इलाज पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपातकाल है। आपातकाल जैसी परिस्थितियों में जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे का सहयोग करें। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, समाज के लोग हो, किसी भी जाति धर्म बिरादरी के लोग हो, और जो लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं संवेदना पूर्ण होकर के काम करें। ये ना देखें कि कौन अपर क्लास का व्यक्ति है, कौन लोअर क्लास का है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन किसकी जाति से, कौन किसके समाज से आता है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस जाति से, समुदाय से, संप्रदाय से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है। इसको नजरअंदाज करते हुए आज जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिलना चाहिए। गंभीर हालत में कोई व्यक्ति है उसको पहले प्राथमिकता से काम करें और उसके बाद बाकी मरीजों का इलाज करें। सवाल आपका, मैं आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स